हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। सो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? द रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस आर एंड न्यूक्लियर मास नंबर ए। क्या पूछा है? न्यूक्लियर रेडियस आर एंड न्यूक्लियर मास नंबर ए, ये दोनों के बीच में हमें रिलेशन पूछा है। तो याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू। ये है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यू। सो यहां पे आर जो है क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम कब ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है ये मास नंबर के ऊपर। ये मास नंबर क्या है? मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यही तो मास नंबर है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, वही है क्या है? वही है मास नंबर, वही है मास नंबर। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये अगर ज्यादा होगा इसका मतलब क्या? मास नंबर ज्यादा है। अगर मास नंबर ज्यादा है मीन्स क्या है? मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। उसका मतलब क्या है? ये अगर नंबर न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनका नंबर अगर बढ़ जाएगा तो उसका न्यूक्लियर का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा ना। अगर इनका नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? यही तो मास नंबर ना, मतलब मास नंबर बढ़ गया, और मास नंबर बढ़ गया मीन्स वॉल्यूम भी बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। मीन्स वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये मास नंबर के ऊपर। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मास नंबर ए। ये अगर ये जितना बढ़ेगा ये वॉल्यूम उतना बढ़ेगा। तो यहां पे देखो, ये 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इंप्लाइज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, दैट इंप्लाइज आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। यहाँ पे आर नॉट एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, ये फिक्स रहता है। इसको रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज बोलते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज, और न्यूक्लियर यूनिट रेडियस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर यूनिट रेडियस भी बोलते हैं इसको। ये कांस्टेंट रहता है इसका वैल्यू। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो, पॉज करके नोट करो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, which of the following statements is not true for the nuclear force? True for the
न्यूक्लियर फोर्स, फॉर द न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये तो सही है, ठीक है। देखेंगे कौन सा रॉन्ग है। ऑप्शन बी क्या पूछा है? इट इज चार्ज डिपेंडेंट, इट इज चार्ज डिपेंडेंट, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स हमेशा चार्ज इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। बोलूंगा अभी, देखेंगे डिटेल्स। इट इज शॉर्ट रेंज, इट इज शॉर्ट रेंज, डी it decreases very quickly with distance between two nucleons, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, इनमें से कौन सा नॉट ट्रू बोला है? नॉट ट्रू बोला मीन्स कौन सा फॉल्स है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमें बताना है। देखो, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये अजीब टाइप का फोर्स है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अजीब टाइप का फोर्स है। मैं अभी इसका कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, शॉर्टली बताऊंगा, ज्यादा तो अभी नहीं बोलूंगा, ठीक है। अभी शॉर्टली बताऊंगा इसका कुछ प्रॉपर्टी। जो न्यूक्लियर फोर्स है इट इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, स्ट्रॉन्ग। बट ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ये शॉर्ट रेंज में लगता है, वेरी शॉर्ट रेंज में, छोटा सा रेंज में लगता है। क्योंकि ये शॉर्ट रेंज में देखो लगता है कैसे, जो न्यूक्लियर फोर्स है ये फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस, मींस न्यूक्लियस के अंदर, सपोज है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब रहते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियंस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये कभी कभी रिपल्सिव भी होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे? ये तो अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका कुछ रेंज है, एक्सपेरिमेंटली इसको एक्सपेरिमेंटली बताया गया है, आपको बस याद रखना है इसको एक्सपेरिमेंटली। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रहता है और ये शॉर्ट रेंज में, वेरी शॉर्ट रेंज में ये फोर्स लगता है, वेरी शॉर्ट रेंज। क्योंकि देखो जो न्यूक्लियस का साइज है बहुत छोटा है, एकदम बहुत छोटा है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻15 मीटर फर्मी, एकदम छोटा सा, ठीक है, छोटा सा साइज होता है, बहुत स्मॉल साइज। तो उसके अंदर जो रेंज होगा, जो फोर्स, वो भी शॉर्ट रेंज होगा ना। छोटा सा साइज में फोर्स लगता है तो वेरी छोटा होगा, स्मॉल रेंज होगा, शॉर्ट रेंज। तो ये तो शॉर्ट रेंज, ये तो सही है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक। अच्छा, सो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। इट इज अट्रैक्टिव नेचर, सही है, ठीक है। मीन्स ये आंसर नहीं है, ये सही है। कौन सा नॉट ट्रू हमें बताना है, वही आंसर। ये तो सही दिया है, इट इज अट्रैक्टिव नेचर, इट इज शॉर्ट रेंज, हाँ ये भी सही है, छोटा सा रेंज पे लगता है। अच्छा, नेक्स्ट है इट इज चार्ज डिपेंडेंट, यही रॉन्ग है, यही होगा आंसर आपका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है।
ये ट्रू नहीं है, एक ए है, इट इज चार्ज डिपेंडेंट, दिस इज नॉट ट्रू. न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि देखो जो न्यूक्लियर फोर्स, देखो जो प्रोटॉन 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 है, न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स लगता होगा, ठीक है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स, फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स, ये सारे सेम रहता है, सेम फोर्स, चेंज नहीं होता है, ठीक है. देखो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन है, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स सेम रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स सेम, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स सेम. मींस देखो ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता. अगर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन है, यहाँ पे कुछ चार्ज होता, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग फोर्स होता, यहाँ पे कुछ अलग फोर्स होता, यहाँ पे कुछ अलग फोर्स होता. लेकिन ये सारे में सेम फोर्स रहता है. इसका मतलब है जो न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है. तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया. सो लास्ट ऑप्शन भी मैं डिस्कस कर देता हूं. लास्ट ऑप्शन बोला है इट डिक्रीजेस वेरी क्विकली विथ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियंस. यहाँ पे कुछ पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है. देखो जब न्यूक्लियंस के बीच में, न्यूक्लियंस मीन्स क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियंस इनको बोलते हैं न्यूक्लियंस. जब न्यूक्लियंस के बीच में डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियंस, ठीक है, अबाउट 1 फर्मी, अबाउट 1 फर्मी, जब करीब करीब इनके बीच में डिस्टेंस 1 फर्मी अबाउट रहेगा, ठीक है, तो सबसे मोर अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स इज मोर अट्रैक्टिव, न्यूक्लियर फोर्स इज मोर अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है. जब न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, अबाउट 1 फर्मी, ठीक है. जब यही डिस्टेंस बढ़ के, जब ये डिस्टेंस बढ़ के बियॉन्ड अबाउट 2.5 फर्मी हो जाता है, ठीक है. जब न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ के अबाउट कितना हो जाता है, ये पार कर जाता है 2.5 फर्मी, तब ये जो न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस रैपिडली, ठीक है. यही कंडीशन में न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस रैपिडली. तो ये ऑप्शन डी दिया है, मतलब ये भी सही है, इट डिक्रीजेस वेरी क्विकली, ठीक है. ये कंडीशन में ये वाला सही है. और मैंने बताया कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स एक अजीब फोर्स है, कभी कभी हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता है, कभी कभी रिपल्सिव भी होता है. वो कब होता है, वो केस जब न्यूक्लियन के बीच में डिस्टेंस लेस देन 0.7 फर्मी हो जाता है, अबाउट 0.7 फर्मी न्यूक्लियस के बीच में, तब न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव. मीन्स न्यूक्लियस जब ज्यादा पास आ जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा पास आ जाएंगे, तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो जाता है, ठीक है. तो अजीब फोर्स है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है. तो ये सारे पॉइंट की तुम लोग याद रखना. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट. इट इज चार्ज डिपेंडेंट दिया है, ये गलत है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है.
नोट कर लो, मिटा दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या पूछा है? नंबर 3 पूछा है द प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन, द प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन between proportionality relation between the half-life T and the radioactive decay constant लैम्बडा इच, इनके बीच में रिलेशन पूछा है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, बी टी 1/λ, ऑप्शन सी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ², ऑप्शन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। तो क्या पूछा है? हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, हाफ लाइफ टी एंड द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। तो इनके बीच में एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट डायरेक्ट तुम याद रखना कि हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ हम क्या निकाल देते हैं, एक फॉर्मूला है टी हाफ इक्वल्स टू 0.6931 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। यही है फॉर्मूला बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड डीके कांस्टेंट। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ये तो कांस्टेंट है, सो t टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड को t हाफ नहीं दिया है, t दिया है, t मेंशन किया है, तो इसका मतलब t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। वेरी सिंपल, ठीक है। ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, अभी मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा, ठीक है। जब इसका थियोरिटिकल पार्ट में इसको देखना, थ्योरी में मैं इसको डिराइव करूंगा। नोट कर लो, मिटा दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4 क्या पूछा है? नंबर 4 पूछा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडन, द हाफ लाइफ, मैं अभी बोलूंगा थोड़ा कि ये हाफ लाइफ क्या होता है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडन इज 3.8 days, ठीक है। कैलकुलेट हाउ मच ऑफ 15 milligram of radon will remain after 38 days. Option A 0.15 milligram. ऑप्शन बी क्या दिया है? 0.015 मिलीग्राम, 0.015 मिलीग्राम। ऑप्शन सी 0.015
0.0015 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 1.5 मिलीग्राम। ठीक है, यही क्वेश्चन हमें पूछा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हमें दिया है दी हाफ लाइफ ऑफ रेडन, एक एलिमेंट दिया है रेडन, इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना 3.8 डेज। अच्छा हाफ लाइफ पीरियड क्या है, हाफ लाइफ क्या है, इसका डेफिनेशन तुम लोग पता होगा। हाफ लाइफ पीरियड क्या है, इट इज द टाइम ड्यूरिंग which half the number of atoms, half the number of atoms, half the number of atoms of a element, ठीक है, half the number of atoms of a element, half the number of atoms of initially of initial atoms, initial number of atoms of a radioactive element, of a radioactive element decay, मीन्स हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम है, ठीक है, जिस टाइम पीरियड में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ एटम्स डीके हो जाता है, आधा डीके हो जाता है और आधा ऑन डीके रहता है। जिस टाइम में एक एलिमेंट का, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आधा एटम्स, इनिशियली जितने भी एटम्स है उस एलिमेंट के अंदर, इनिशियली जितने भी एटम्स है, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली है x, ठीक है, तो वो डीके होके जब आधा डीके हो जाएगा, मींस एक टोटल था x नंबर ऑफ एटम्स, उसमें से x/2 डीके हो गया, तो बचे कितना x/2 ऑन डीके, x/2 डीके हो गया, x/2 ऑन डीके। ठीक, तो आप बोल सकते हैं कि जिस टाइम ड्यूरेशन में आधा एटम्स डीके हो जाता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। और ऐसे ही बोल सकते हो जिस टाइम पीरियड में आधा एटम ऑन डीके रह जाता है उसको भी हाफ लाइफ बोलते हैं। एक ही बात है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम से आधा डीके हो गया, मींस आधा तो ऑन डीके रहा ना, तो एक बोल सकता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जिस टाइम ड्यूरेशन में आधा एटम्स डीके हो जाता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। नहीं तो ऐसे ही बोल सकते हो जिस टाइम पीरियड में आधा एटम्स ऑन डीके रह जाता है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर हमें हाफ लाइफ ऑफ रेडन दिया है, रेडन क्या दिया है 3.8 डेज। सपोज इनिशियली, ठीक है, सपोज इनिशियली रेडन का नंबर ऑफ एटम्स था कितना n0, इनिशियली स्टार्टिंग में इतना नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ एटम्स था n0, n0, तो वो हाफ लाइफ ऑफ रेडन इज 3.8 डेज दिया है, मींस 3.8 डेज में, इन एवरी 3.8 डेज में इसका एटम आधा होते होते जाएगा, मींस फास्ट 3.8 डेज जब होगा इसका कितना हो जाएगा, कितने नंबर डीके हो जाएगा n/2, आधा डीके हो गया। ठीक है, और मींस बचा कितना, आधा अगर डीके हो गया तो बचेगा कितना, वही आधा बचेगा। फिर नेक्स्ट 3.8 डेज में इसका आधा हो जाएगा, n0/4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3.8 डेज में
n0/8 हो जाएगा, ठीक है, इसका आधा हो जाएगा, मीन्स इसका आधा हो जाएगा, फिर इसका आधा हो जाएगा, ऐसे होते होते, हाँ ठीक है, ऐसे होते होते वो बोला है कि आफ्टर 38 डेज में कितना बचेगा। टोटल कितना था इनिशियली 15 मिलीग्राम, जो एन नॉट हमें कितना दिया है 15 मिलीग्राम, आफ्टर 38 कितना बचेगा। तो इसका फॉर्मूला है n इक्वल्स टू n0 1/2 टू द पावर n। ये n0 क्या है, इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या है इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, इनिशियली, ये क्या है फाइनली, आफ्टर हाफ डिके, ठीक है। सो यहां पे n क्या है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड्स, हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कितने बार हाफ लाइफ पीरियड हो रहा है, हाफ लाइफ हो रहा है, ठीक है। अगर 3.8 डेज में एक हाफ लाइफ हो रहा है, फिर नेक्स्ट 3.8 डेज में फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ हो रहा है, उसका आधा डिके हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाफ लाइफ 3.8 डेज दे दिया, मीन्स एवरी 3.8 डेज में उसका नंबर ऑफ एटम जो है आधा होते होते जाएगा। फर्स्ट 3.8 डेज आधा डिके हो गया, मीन्स आधा बच गया, और जितना आधा बचा फिर नेक्स्ट 3.8 डेज में उसका आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इसको हम अगर रफली सॉल्व मतलब लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो कितना दे, देखो कितना था पहले, इनिशियली 15 मिलीग्राम था इनिशियली, सो 3.8 डेज, फर्स्ट 3.8 डेज में कितना होगा ना 15/2 हो जाएगा, कितना होगा 7.5, फिर ये हुआ फर्स्ट हाफ लाइफ में, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना हो गया 7.5, सेकेंड हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 7.5/2, फिर थर्ड हाफ लाइफ में कितना होगा मीन्स 7.5/2 उसका /2, ठीक है। सो ऐसे होते होते कितना हाफ लाइफ होगा उसको पहले कैलकुलेट करना है कि n कितना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। सो यहाँ पे टोटल डेज कितना दिया है, टोटल टाइम दिया है 38 डेज, टोटल टी दिया है, टोटल टाइम है 38 डेज, ठीक है। और हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है 3.8 डेज, टी हाफ दिया है 3.8। तो यहां पे हमें n कैसे निकालेंगे ना, t इक्वल्स टू, इसे कर सकते हो, यहां पे लिख देता हूं, सो यहां पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स टी हाफ इक्वल्स टू टी टू द पावर n, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो यहाँ पे हमें मिल सकता है n इक्वल्स टू t/t टू द पावर हाफ, t टू द पावर हाफ नहीं, t हाफ लाइफ पीरियड। तो नंबर ऑफ टोटल टाइम्स कितना 38, सो हाफ लाइफ कितना दिया है 3.8, मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना 10, मीन्स 10 बार इसको आधा करते करते जाएंगे, 10 बार किसको 15 मिलीग्राम, टोटल इनिशियल 15 मिलीग्राम, इसको आधा करते करते 10 बार जाएंगे। तो इसे हाफ करते करते जाएंगे तो क्या होगा, लंबा कैलकुलेशन, तो इसीलिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजना। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना मिल गया 10 मिल गया, n इक्वल्स टू 10 मिल गया, तो n की जगह 10 पुट करो, n मिल जाएगा हमें। सो n इक्वल्स टू n नॉट, इनिशियली कितना था 15, 1/2 टू द पावर 10, सो n का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.15,
0.015 मिलीग्राम, 0.015 मिलीग्राम। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लो, मिटा दो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, the half life of radioactive substance of the half life of that radioactive substance which reduces of that radioactive substance which reduces to 1/64 of its initial value in 15 hours will be। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा है? दी हाफ लाइफ पीरियड पूछा है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू इन 15 आवर्स विल बी, मीन्स टोटल टाइम दे दिया। अच्छा, ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है 5 आवर्स, ऑप्शन बी दिया है 2 आवर्स, ऑप्शन सी दिया है 2.5 आवर्स, ऑप्शन डी दिया है 4 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा घुमा के पूछा है। देखो, द हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस टू 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, व्हिच रिड्यूसेस टू 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। लेट इसका इनिशियल वैल्यू है 1, लेट एन नॉट कितना है? 1, ठीक है। तो कितना रिड्यूस हुआ? एन कितना दे दिया? आफ्टर हाफ लाइफ डिके, आफ्टर हाफ लाइफ पीरियड एन कितना बच गया? 1 से इसका 1/64 टाइम्स डिक्रीज हो गया, मीन्स 1/64। 1 का 1/64 टाइम्स कितना? 1/64 टाइम 1/64, ठीक है। पहले 1 था, अभी रिड्यूस होकर कितना हो गया? 1/64। इनिशियली 1 था, और कितने टाइम में हुआ? इन 15 आवर्स, मीन्स 15 आवर्स लगा। टोटल टाइम दिया है कितना? 15 आवर्स। टोटल टाइम दिया है कितना? 15 आवर्स। अच्छा, तो यहां पे देखो n इक्वल्स टू n नॉट 1/2 टू द पावर n। n कितना हो गया? 1/64। जब इनिशियली n नॉट कितना था? 1, ठीक है। सो 1/2 टू द पावर n, दैट इम्प्लाइज 1/64 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 6। 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 6। सो यहां पे दैट इम्प्लाइज, तो ये कितना लिखेंगे? इसको 1/64 को लिखेंगे, 1/64 को लिखेंगे 1/2 टू द पावर 6। 1/64 को कितना लिखेंगे? 1/2 टू द पावर 6।
तो यहाँ पे कितना है 1/2 टू द पावर n, दैट इंप्लाइज n कितना मिल गया 6। मीन्स n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कितने बार हाफ होगा, कितने बार हाफ डीके होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितना 6 बार, 6 बार आधा होता होता जाएगा, 6 बार आधा होगा। टोटल टाइम कितना दिया है 15 आवर्स, ठीक है, टोटल टाइम दिया है कितना 15 आवर्स। तो यहां पे रिलेशन में बताया था कि हाफ लाइफ पीरियड इक्वल्स टू टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। टोटल टाइम कितना है 15, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितना 6, तो ये कितना हो गया 2.5 आवर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मीन्स एवरी 2.5 आवर में वो कितना होगा, आधा होगा। 6 बार होना है ना, तो टोटल कितना है टाइम्स 15 घंटा है, ठीक है। तो 6 बार हाफ लाइफ डीके हो रहा है, 6 बार। सो कितना हो गया हाफ लाइफ पीरियड, मतलब कितना 2.5 आवर। मीन्स 2.5 आवर में आधा हो गया। फिर नेक्स्ट 2.5 में नेक्स्ट हाफ लाइफ डीके, फिर नेक्स्ट 2.5 में नेक्स्ट, 2.5 में नेक्स्ट, 2.5 में नेक्स्ट, 2.5 में नेक्स्ट, कितना हो गया 3 3 6, ये कितना हो गया 5 घंटा, 5 टोटल 15 घंटा हुआ। तो 15 घंटा में कितने बार हाफ लाइफ डीके हो रहा है 6 बार। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना 6। तो एक हाफ लाइफ पीरियड कितना है 2.5 आवर्स। टी हाफ इक्वल्स टू टी बाई एन, 2.5 आवर्स। इजी है फॉर्मूला बेस, बस उसको ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या है। नोट कर लो, नोट कर दो।